हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस टैंक। जीएस टैंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं इंटायर इंडियन पॉलिटी को। और यहाँ पे हमने कल प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जो भारतीय संविधान का प्रस्तावना है उसको कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर देख लीजिए। प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट कर दिया है, प्लेलिस्ट में डाल दिया है। ठीक है, तो प्रियम्बल के साथ साथ हमारा तीन भाग, मतलब पहला जो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, दूसरा सिटीजनशिप और तीसरा फंडामेंटल राइट, ये तीनों कंप्लीट हो गया था। ठीक है, तो अगर आप उस तीनों में से किसी वीडियो को आपने अगर मिस किया है तो आप जाकर देख लीजिए पहले। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे भाग 4, ठीक है, जो कि है डीपीएसपी। तो इसका आज हम पूरा इन डिटेल्स डिस्कशन करेंगे, जहां पे अभी हमारा इंट्रोडक्टरी क्लास होगा, मतलब इंट्रोडक्टरी इन द सेंस कि डीपीएसपी का इंट्रोडक्टरी। ठीक है, जिसमें हम देखेंगे कि किस देश से लिया गया है, कौन से भाग में है, कहाँ कहाँ आर्टिकल पे ये लाई करता है, और स्कॉलर्स का क्या क्या आइडिया रहा है इसको लेके, या फिर कौन से डीपीएसपी के आर्टिकल्स को किस संशोधन से डाला गया है संविधान में, वो देखेंगे। और देखेंगे इसमें कि इसको तीन अलग अलग पार्ट में जो डाला गया है, समाजवादी, उदारवादी और गांधीवादी, ये भी आज देखेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। डीपीएसपी अगर इसका फुल फॉर्म की बात करें तो होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगर इसका हिंदी की बात करें तो होता है राज्य के नीति निदेशक तत्व। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, और ये किस भाग में है संविधान के, तो ये है भाग 4 में। और अगर आर्टिकल की बात करें तो ये लाई करता है आर्टिकल 36 टू 51, मतलब आर्टिकल 36 से लेके 51 तक, और भाग 4 में इसको रखा गया है। ठीक है, अब बात आता है कि डीपीएसपी को क्यों लाया गया है, डीपीएसपी क्या है और क्यों लाया गया है इसको संविधान में। तो इसको लाया गया है राज्यों के कल्याणकारी अवधारणा के लिए। इसको क्यों लाया गया है, राज्यों के कल्याणकारी अवधारणा के लिए इसको संविधान में लाया गया है। ठीक है, और यदि आपसे पूछे कि ये किस कंट्री से बोरो किया गया है, तो टेकन या फिर बोरोड फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, यानी आप बोले कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, आयरलैंड से ये लिया गया है। अब बात आता है कि आयरलैंड इसको कहां से लिया गया, मतलब आयरलैंड इसको कहां से लिया। भारत तो आयरलैंड से ले लिया, लेकिन आयरलैंड इसको कहां से लिया, तो आयरलैंड लिया है इसको स्पेन से। आयरलैंड कहां से लिया है, स्पेन से लिया है। और क्वेश्चन है कि स्पेन कहां से लिया है, तो स्पेन स्पेन इसको खुद बनाया है, फ्रेम्ड इटसेल्फ, मतलब स्पेन ने इसको खुद डिजाइन किया है। और स्पेन स्पेन से लिया आयरलैंड ने, और आयरलैंड से लिया किसने, इंडिया ने। तो इतना तक पॉइंट क्लियर है। अब आते हैं इसका जो पहला इंट्रोडक्टरी का टॉपिक है कि सम स्कॉलर्स आइडिया विथ कॉन्टेक्स्ट टू डीपीएसपी। जैसे कल हमने बताया था कि प्रियम्बल को लेके, प्रियम्बल के संदर्भ में जो कुछ विद्वानों के राय थे वो बताया था, तो आज हम आपको बताएंगे कि डीपीएसपी के कॉन्टेक्स्ट में, डीपीएसपी के संदर्भ में जो विद्वानों को जो अलग अलग राय हैं उसके बारे में हमसे बात करेंगे। ठीक है, तो पहला है ग्रैनविल ऑस्टिन। तो ग्रैनविल ऑस्टिन कौन थे, तो ये अमेरिकन इतिहासकार थे, अमेरिका के इतिहासकार थे, और ये एक ज्यूरिस्ट और इकोनॉमिस्ट भी थे। तो इन्होंने ये कहा कि डीपीएसपी संविधान का आत्मा है। जैसे पहले हमने बात किया था कि अकॉर्डिंग टू बी आर अंबेडकर, जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है जो कि आर्टिकल 32 में है, वो संविधान का आत्मा है। लेकिन ग्रेनविल ऑस्टिन ने यह कहा कि वो जो है सो डीपीएसपी को संविधान का आत्मा मानते हैं, उन्होंने ये कहा है। ठीक है,
दूसरा है एमसी चांगला। एमसी चांगला कौन थे? एमसी चांगला जो थे सो पूर्व शिक्षा मंत्री थे भारत के, ठीक है, और साथ ही साथ ये बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी थे, ठीक है। तो एमसी चांगला ने क्या कहा कि अगर डीपीएसपी को भारत में लागू कर दिया जाए तो भारत स्वर्ग के समान हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि अगर एमसी चांगला के हिसाब से अगर देखा जाए तो डीपीएसपी को अगर भारत में लागू कर दिया जाए तो भारत जो है वो स्वर्ग के समान बन जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। तीसरा है केटी शाह। केटी शाह कौन थे? केटी शाह थे संविधान सभा के सदस्य थे, ठीक है। इन्होंने क्या कहा है डीपीएसपी को? चेक के समान बताया है। ये चेक कौन सा चेक है? बैंक वाला चेक, CHEQUE चेक। तो केटी शाह ने डीपीएसपी को चेक के समान बताया है और ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछ भी चुका है, ठीक है। अगला है टीटी कृष्णमाचारी। ये कौन थे? तो ये थे राज्यसभा के मेंबर थे पहले, ठीक है, मतलब पूर्व मेंबर थे भारत राज्यसभा के। ये क्या कहते हैं कि यह भावनाओं का अस्थायी पूरा घर है। टीटी कृष्णमाचारी ने क्या कहा कि डीपीएसपी जो है वो भावनाओं का अस्थायी पूरा घर है, ठीक है। अगला है LM सिंघवी। LM सिंघवी भी जो थे वो राज्यसभा के मेंबर थे, फॉर्मल राज्यसभा मेंबर। तो इन्होंने कहा कि डीपीएसपी को जीवन देने वाली व्यवस्था कहा इन्होंने, ठीक है। LM सिंघवी ने डीपीएसपी को जीवन देने वाली व्यवस्था कहा है। क्लियर है पॉइंट्स? तो ये जो विद्वान थे ये सारे लोग, तो सबका अलग अलग आइडिया रहा है डीपीएसपी को लेकर। किसी का पॉजिटिव आइडिया भी था, किसी का निगेटिव आइडिया भी था। तो सभी ने अपने अपने आइडियाज को रखे थे डीपीएसपी के संदर्भ में, ठीक है। तो इसको एक बार नोट डाउन स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे आते हैं। तो आते हैं इसका अगला टॉपिक जो कि है सम मेजर अमेंडमेंट्स। किससे किससे मतलब डीपीएसपी के रिलेटेड, मतलब कुछ ऐसे ऐसे संशोधन हुए हैं जो कि डीपीएसपी के रिलेटेड हैं। अमेंडमेंट्स मतलब संशोधन, और संशोधन क्या होता है ये मैंने आपको पहले बता रखा है, ठीक है ना। और इसका सेपरेट टॉपिक भी है संशोधन का, तो घबराना नहीं है। तो पहला संशोधन जो हुआ था वो था 42nd CAA। CAA मतलब सिटीजनशिप, इसको मत समझिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। इसका कल भी थोड़ा सा चर्चा हुआ था, और इसी को क्या कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि लघु संविधान, ठीक है। ये किसको कहा जाता है? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को। इसके तहत क्या हुआ था कि 3 न्यू डीपीएसपी एडेड, 3 नए राज्य के नीति निर्देशक तत्व इसके तहत जोड़े गए। कौन कौन से थे? तो पहला था आर्टिकल 39A, दूसरा था आर्टिकल 43A, और तीसरा था आर्टिकल 48A। ये 3 आर्टिकल्स को ऐड किया गया है, ठीक है। अब ये तीनों आर्टिकल्स है क्या, इसका डिटेल्स डिस्कशन करेंगे जब एक एक आर्टिकल्स को हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। अभी घबराना नहीं है, इसको सारे को कवर करेंगे, ठीक है। अगला है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। और अगर आपको याद होगा तो ये वही एक्ट है जिसके थ्रू राइट टू प्रॉपर्टी जो है सो लीगल राइट्स बना था, आर्टिकल 300A, ठीक है। इसमें और क्या हुआ था कि चेंज इन लैंग्वेज ऑफ आर्टिकल 38, जो आर्टिकल 38 था उसके भाषाओं में परिवर्तन किया गया था। क्लियर है? तीसरा 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011। इसके थ्रू क्या हुआ था कि 1 न्यू डीपीएसपी एडेड, तो 97वां संविधान संशोधन अधिनियम से एक नए राज्य के नीति निर्देशक तत्व को ऐड किया गया था जो कि था आर्टिकल 48B, ठीक है। आर्टिकल 48B को इसके तहत ऐड किया गया था संविधान में, ठीक है। अगला है 86th CAA 2002, और इसका चर्चा हमने 1-2 बार कर रखा है, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है, ठीक है, वो इसी में कहा गया है। और इसमें और क्या हुआ कि चेंज इन आर्टिकल 45, आर्टिकल 45 भी कुछ उसी तरह से रिलेट करता है, तो इसमें भी कुछ परिवर्तन किए गए थे आर्टिकल 45 में। किसके थ्रू? 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। क्लियर है इतना?
तो जो मेजर अमेंडमेंट्स थे वही यही 4 हुए थे डीपीएसपी के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, अब आते हैं अगला, जो कि है डीपीएसपी हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट कैटेगरीज। मैंने इस शुरुआत में ही बताया था कि हम लोग डीपीएसपी को 3 पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वही ये 3 पार्ट है, मतलब 3 अलग अलग कैटेगरीज हैं। ठीक है, पहला क्या है, गांधीयन प्रिंसिपल, जिसको बोला जाता है गांधीवादी तत्व। ठीक है, दूसरा है सोशलिस्ट प्रिंसिपल, जिसको बोला जाता है समाजवादी तत्व, और तीसरा है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, जिसको बोला जाता है उदारवादी तत्व। मतलब 3 पार्ट में पढ़ेंगे, गांधीवादी, समाजवादी और उदारवादी में। अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि तीनों के अंदर कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं। तो गांधीवादी के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो इसमें कौन कौन से आर्टिकल है, 40, 43, 43 बी, 46, 47, 48। ये जो 7 आर्टिकल्स हैं, सॉरी 6 आर्टिकल्स हैं, ये किस में आते हैं, ये गांधीवादी के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, वहीं अगर समाजवादी की बात करें तो उसमें आता है आर्टिकल 38, 39, 39 ए, 41, 42, 43, 44, 43 ए और 47। ठीक है, तो ये जो 8 आर्टिकल्स हैं, ठीक है, ये आते हैं किस में, सोशलिस्ट प्रिंसिपल यानी कि समाजवादी तत्व में। और जो आखिरी है वो है लिबरल इंटेलेक्चुअल मतलब उदारवादी तत्व, जो है उसमें आते हैं आर्टिकल 44, 45, 48, 48 ए, 49, 50 और 51। ठीक है, तो ये सारे आर्टिकल्स जो है, और इसमें हाँ ये हो सकता है कि कुछ कुछ आर्टिकल्स कॉमन भी हो सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं 43 यहां भी है, 43 यहां भी है, 47 यहां भी है, 47 यहां भी है, 48 यहां है और 48 यहां भी है। तो कुछ कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो एक दूसरे में कॉमन मिल जाएंगे। जैसे 43 और 47 जो है वो गांधीवादी के अंदर भी आता है और समाजवादी के अंदर भी आता है। ठीक है, और 48 जो आर्टिकल्स है वो उदारवादी में भी आता है और गांधीवादी में भी आता है। ठीक है, तो ये डिवीजन पहले हो चुका है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कॉमन क्यों आ रहा है इसके लिए तो कोई क्वेश्चन नहीं बनना चाहिए। तो इतना आप नोट डाउन या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक एक आर्टिकल्स को कवर करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम आर्टिकल 36। आते हैं डीपीएसपी के पहले आर्टिकल पे। ठीक है, इंट्रोडक्शन तो हमारा हो गया है, तो अब आते हैं इसके पहले आर्टिकल पे, जो कि है आर्टिकल 36 या फिर कहें इसको अनुच्छेद 36। इसमें क्या कहता है, डिफिनीशन ऑफ स्टेट। ठीक है, मतलब जो राज्यों के परिभाषा है उससे रिलेटेड है ये। ठीक है, तो राज्यों की परिभाषा हमने किस में पढ़ा था, आर्टिकल 12 में। और यदि आपका आर्टिकल 12 क्लियर नहीं है तो आप जाइए प्लेलिस्ट में, मेरा फंडामेंटल राइट का जो पहला वीडियो है वो देख लीजिए, उसमें मैंने डिटेल्स डिस्कस किया आर्टिकल 12 को लेके, तो वहां से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसको आसान भाषा या फिर देसी भाषा में बोले आर्टिकल 36 को, तो जो बात आर्टिकल 12 में बताया गया है उसी पे डीपीएसपी लागू होता है। तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो इंप्लीमेंट किस पे होता है, जो बात किस पे कहा गया है, आर्टिकल 12 में जो बात कहा गया है उसी पे लागू होता है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट्स। तो आर्टिकल 36 हो गया। अगला है आर्टिकल 37। अब आर्टिकल 37 ये कहता है कि डीपीएसपी हैज टू नेचर, मतलब डीपीएसपी के पास दो अलग अलग तरह के नेचर हैं, जिसमें पहला कहता है कि इट इज नॉट चैलेंजेबल एनी कोर्ट, और दूसरा कहता है कि फंडामेंटल टू द गवर्नमेंट, जिसको अगर बोले हिंदी में तो शासन के लिए मूलभूत। कहने का ये मतलब है कि राज्य सरकार कोई स्कीम लाई यानी कि कोई योजना लाई, ठीक है, और वो कुछ समय बाद बंद हो गया, तो ऐसा हुआ है कि आप जाकर कोर्ट में बोले कि ये राज्य सरकार यानी बिहार सरकार ने ये योजना लाया है और ये बंद कर दिया गया है, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है आर्टिकल 37 में कि डीपीएसपी इज नॉट चैलेंजेबल इन एनी कोर्ट। चाहे कुछ भी हो जाए, राज्य सरकार अगर कोई स्कीम ला रही है उससे रिलेटेड अगर कुछ है जो कि डीपीएसपी को फॉलो कर रहा है, तो वो कोर्ट में आप चैलेंज उसको नहीं कर सकते हैं इन एनी केस। ठीक है, क्लियर आर्टिकल 37। अब आते हैं आर्टिकल 38 पे। ये कहता है कि स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल। अगर इसको देखा जाए तो ये क्या कहना चाहता है कि राज्य एक ऐसी व्यवस्था या कानून बनाएगी जिससे लोक कल्याण में विकास हो सके। ठीक है, तो राज्य ऐसा काम करती है जिससे लोक कल्याण में विकास हो सके। अगर इसके उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल की बात करें तो आप इसमें राशन कार्ड को ले सकते हैं। ठीक है,
तो जो राशन कार्ड है उसका वितरण क्यों किया गया था? लोक कल्याण में विकास के लिए, ठीक है, जो कि किसको फॉलो करता है? आर्टिकल 38 को फॉलो करता है। क्लियर है पॉइंट्स? अब आते हैं अगला जो कि है आर्टिकल 39, जो कि कहता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय स्टेट। कहता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, कहने का मतलब है कि समान काम के लिए स्त्री व पुरुष को समान वेतन दिया जाएगा तथा संसाधनों का उचित वितरण, यानी कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी किया जाएगा। कि कोई स्त्री पुरुष अगर काम कर रहा है तो ऐसा नहीं कि पुरुष को ज्यादा पैसा मिल रहा है उसी काम के लिए और उसी काम के लिए स्त्री को कम पैसा मिल रहा है, तो ये रूल के अगेंस्ट चला जाता है। तो कहने का मतलब है 39 में कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, मतलब अगर स्त्री पुरुष अगर दोनों काम कर रहा है तो सेम काम के लिए दोनों को सेम वेतन देना चाहिए, मतलब समान वेतन दोनों को मिलेगा। क्लियर है पॉइंट्स? अगला है आर्टिकल 39A, ठीक है, ये कहता है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। अगर इसको आसान भाषा में बोले तो गरीबों को निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना, यानी कि जो गरीब लोग हैं उनको निशुल्क कानूनी सहायता प्रोवाइड करना। लेकिन आप तो होशियार हैं कि आज के डेट में क्या होता है, गरीब लोगों को क्या प्रोवाइड किया जाता है आपको तो पता ही है, पैसा है तो सब कुछ है, नहीं है तो कुछ नहीं। खैर आर्टिकल 39A में यह कहा गया है कि गरीबों को निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना है, ठीक है। तो आर्टिकल 39A तक आज हमारा हो गया। कल से हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 40 के आगे। तो ट्राई करेंगे कि कल ये पूरा हमारा डीपीएसपी जो है सो कंप्लीट हो जाए आर्टिकल 51 तक, जिसको पूरा इन डिटेल्स डिस्कस कर ही रहे हैं हम लोग। ऐसा नहीं कि कोई पॉइंट छूट जाए, कुछ छूटेगा नहीं पॉइंट्स। और एकदम हम चाहेंगे एकदम आसान भाषा में, इससे आसान भाषा क्या ही रहेगा, एकदम आसान भाषा में हम लोग इसको पूरा को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, आपको कोई परेशानी ना हो समझने में, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ये पूरा कंटेंट आपको अगर अच्छा लग रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अभी तक अगर आपने नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हमें जरूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा आपको, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू।